हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आज आपका अपने स्वागत है। और आज 12th क्लास में केमिस्ट्री में जो आपका पहले जो दो चैप्टर हैं, फर्स्ट और सेकंड, विलयन और विद्युत रसायन, जिनमें से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसी प्रकार आपका जो थर्ड चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर है रासायनिक बलगति की, इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं ना बोर्ड में, वो न्यूमेरिकल इन्हीं 3 चैप्टरों में से, फर्स्ट 3 चैप्टर में से आपके आते हैं, और मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं। इन्हीं चैप्टर को मैं एक बार पुनः रिवाइज करूंगा बाद में जाके, उसके केवल न्यूमेरिकल। तो ये जो आपका रासायनिक बलगति चैप्टर है, अगर आपने देखा हो तो इसका बेस आप 11th में पढ़ के आए थे। जो चैप्टर का नाम था साम्य। क्या था? साम्य। एक चैप्टर था आपका साम्य। गेट को थोड़ा बंद कर दो। तो आपका चैप्टर था साम्य। तो वहां पे आपने इसके बारे में पढ़ा चैप्टर के विषय में। तो रासायनिक बलगति का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर का अर्थ क्या होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए कि रासायनिक बलगति में होता क्या है। ज्यादा बड़े पॉइंट नहीं है इसमें और ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है ये। मतलब है एक होता था, आपने पढ़ा भी है, 11th में भी आप पढ़ के आए हो, अभिक्रिया का वेग या गति भी बोल सकते हैं। अभिक्रिया का वेग या गति, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? तो ये जो अभिक्रिया का वेग है, इसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, यही है रासायनिक बलगति की। इसमें ये बताया जाता है कि अभिक्रिया के जो वेग हैं, इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जो मैं तुम्हें अभी लिखाऊंगा अभी। तो उनमें आपका है जैसे कि सांद्रण है, सांद्रण परिवर्तन है, ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है। ये कुछ कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। और ये जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं सांद्रण पर, इनके विषय में इस रासायनिक बलगति जो चैप्टर है, इसमें इनका अध्ययन करा जाता है। तो उसे कहा जाता है रासायनिक बलगति, जिसमें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ताप, दाब, सांद्रण, इनके विषय में, इनके परिवर्तन के विषय में हम इसमें जानकारी प्राप्त करते हैं। उसे कहा जाता है रासायनिक बलगति की। और इस चैप्टर का जो बेस है, मैंने बताया था आपको, आप 11th में पढ़ के आए थे। मैं थोड़ा सा 11th के 2-3 पॉइंट आपको बताता हूं। जैसे कि आपने पढ़ा था, वहां पे सबसे पहले एक पॉइंट पढ़ा था, सक्रिय द्रव्यमान। तो सक्रिय द्रव्यमान क्या होता था, कैसे निकालते थे आप 11th क्लास में, यहां पे भी आपको लिखना है। क्या होता था सक्रिय द्रव्यमान? बहुत से बच्चों ने 11th क्लास में पढ़ी नहीं है, केमिस्ट्री या फिजिक्स में नहीं पढ़ी। इसी कारण थोड़ी 12th में आके उन्हें दिक्कत आती है। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है वीमा। आपसे बहुत से बच्चे पे नहीं आता होगा, नहीं आता ना, नहीं आता होगा क्योंकि तुमने पढ़ी नहीं है। जबकि इंटर क्लास में हर चैप्टर में आप वीमा निकालोगे, हर चैप्टर में आप वीमा निकालोगे। और बच्चे पे आती नहीं है, 12th क्लास में आ गए लेकिन वीमा ही नहीं आती। इसी प्रकार आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में भी आप देखोगे, क्या आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, एक लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन रसायन में, उसमें आपने पढ़े थे IUPAC नेम, पढ़े थे सभी ने, और एक थी समावयवता। चैप्टर है अपने आप में, IUPAC नेम और समावयवता। ये भी आपके सेकंड केमिस्ट्री जो आप पढ़ोगे, उसमें हर चैप्टर में आएंगे। एक तो फिजिक्स में वीमा और केमिस्ट्री में समावयवता और IUPAC नेम हर चैप्टर में आते हैं। तो इसलिए 11th क्लास में आपके कुछ चैप्टर ऐसे थे जो पढ़ने बहुत जरूरी हैं, जो आपको घर पे बैठ के तैयार करने थे। यहां पर आके दिक्कत आती है 12th क्लास में आकर, फिर भी मुझे वो मैं उन्हें पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है।
और किससे इसे प्रदर्शित करते हैं? आपने पढ़ा था 11th क्लास में कि जो सक्रिय द्रव्यमान है, मान लो कोई आपका ए है और ए का हमें सक्रिय द्रव्यमान निकालना है, तो कैसे निकालते थे और कैसे इसे प्रदर्शित करते थे? सक्रिय द्रव्यमान जो होता है, जो सक्रिय द्रव्यमान आपका होता है, इसे हम कैपिटल ब्रैकेट से हम प्रदर्शित करते थे। ये सक्रिय द्रव्यमान को हम कैपिटल ब्रैकेट से प्रदर्शित करते थे। और सक्रिय द्रव्यमान जो होता है, जैसे आप निकालते हो एकस क्रम, तो ए को उस ब्रैकेट के अंदर आप प्रदर्शित करते थे, तो ये है सक्रिय द्रव्यमान। कैसे निकालते थे, क्या था इसका फॉर्मूला? आप ए का सक्रिय द्रव्यमान निकालते हो तो ए का भार बटे में आता है ए का अनुभार, और बटे में आता है विलयन का आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। ये आपने पढ़ा था 11th क्लास में। और आपने अभी फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि विलेय का जो भार होता है, या ए का भार स्मॉल w और ए का अनुभार स्मॉल m और आयतन लीटर में। और आपको मैंने बताया था कि जो W/M होते हैं, क्या होते हैं? बताएगा कोई बच्चा, क्या होते हैं W/M? विलेय के मोल। तो ये जो W/N है, इन्हें हम कहते थे विलेय के मोल, स्मॉल m। ये आपने पढ़ा है, यानी कि किसके मोल है यहाँ पे? ये ए के मोल है। तो इसका मात्रक क्या बन के आता है? इसे हम लिख सकते हैं N/V। क्लियर? मात्रक क्या होगा इसका? इसका मात्रक था, आपने 11th क्लास में आपने पढ़ा था, ये मोल है और प्रति ये क्या है? लीटर। तो इसका मात्रक होता था मोल प्रति लीटर। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। तो किसी भी पदार्थ का आप सक्रिय द्रव्यमान निकालते हो तो इस तरह से आप सक्रिय द्रव्यमान निकालते हो। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हुई? सिंपल सी परिभाषा है। क्या परिभाषा हुई? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित उस पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, उसका सक्रिय द्रव्यमान होता है। किसी का भी आप सक्रिय द्रव्यमान निकाल सकते हो। तो डेफिनेशन बड़ी थी आपकी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। ये आप पढ़ के आए थे। और इसे हम ग्राम अणु प्रति लीटर भी कह सकते हैं, कि मोल का अर्थ होता है ग्राम अणु। तो ये सक्रिय द्रव्यमान है। आप इसे नोट्स कीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। ये भी आपका 11th क्लास में आप पढ़कर आए थे, लेकिन ये 12th क्लास में नहीं आएगा। ये क्लियर है, 12th में नहीं आएगा। ना ही जो मैंने सक्रिय द्रव्यमान बताया था वो 12th में आएगा। वो तो केवल आज पढ़ने हैं आपको, आज के बाद नहीं पढ़ने। या बस दिमाग में हर समय रहनी चाहिए। 12th में तो नहीं आएगा, लेकिन ये इन्हीं पे सब कुछ बेस है। तो ये क्या होता है, क्या था, किसने पढ़ा था 11th क्लास में? मैं इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा आपको, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है 12th क्लास में करने की। क्या था वैसे नियम? ये कोई भी पदार्थ है, भाई पदार्थ तो रिएक्शन तो करता है आपका, है ना? पदार्थ क्या करता है आपका? रिएक्शन करता है। पदार्थ आपका है ही है, रिएक्शन तो होती है।
ठीक है, तो उसके कुछ रेट होता है, कुछ दर होती है, कुछ गति होती है, उसके बेस पर रिएक्शन करता है। आपने देखा कुछ पदार्थ तेजी के साथ रिएक्शन करते हैं और कुछ पदार्थ धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं, वो उनकी रेट है, गति है। ठीक है, वो उनकी गति है, रेट है, दर है कि कितनी दर से आप गति कर रहे हो। कोई बच्चा बहुत तेजी के साथ दौड़ता हो, उसकी दर ज्यादा है, कोई धीरे धीरे चलता है, उसकी दर कम है, उसकी गति कम है। ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं। कोई अभिक्रिया बहुत तेजी के साथ होती है और कोई अभिक्रियाएं कम धीरे धीरे होती हैं। जो धीरे धीरे होती हैं उन्हें तेज करने के लिए उनमें कुछ उत्प्रेरक मिलाए जाते हैं, और जो बहुत तेज हो जाती है उन्हें रोकने के लिए भी कुछ उत्प्रेरक मिलाए जाते हैं। एक चैप्टर होता था 11th 12th क्लास में पहले, उत्प्रेरक, वो चैप्टर हटा दिया गया है। तो यही बताता है कि अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे हो रही है, उसे तेज करने के लिए हम कुछ उत्प्रेरक मिलाते हैं। कोई अभिक्रिया बहुत तेजी के साथ हो रही है, उसकी गति को, उसके रेट को, उसकी दर को कम करने के लिए हम उसमें भी उत्प्रेरक मिलाते हैं। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं आप बताइए, उत्प्रेरक की क्या डिफिनेशन बन सकती है? उत्प्रेरक वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? चेंज। अभिक्रिया के वेग को, दर को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, वो उत्प्रेरक है। ठीक है, अब यहां पे बात आती है द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम क्या होता है। कोई भी पदार्थ है, मान लो वो पदार्थ आपका कोई भी है, उस पदार्थ के अभिक्रिया करने की जो दर होती है, आर बोलते हैं दर को, गति को, वेग को, रेट को, वो अनुक्रमानुपाती होती है। जो पदार्थ है उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के। आई बात समझ में? ये आपने पढ़ा था द्रव्यानुपातिक क्रिया। अगर कोई रासायनिक, ये तो किसी पदार्थ के लिए है, लेकिन अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है, कोई रासायनिक समीकरण आपको दे दी, मान लो आपको दे दी गया H2 प्लस N2 इक्वल बनता है NH3, ये आपको दिया है, तो इसकी दर पूछिए, इसकी दर के लिए क्या व्यंजक होगा? इसका दर होगा, अगर आपका कोई पदार्थ है तो उसकी क्रिया करने की जो दर है वो उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसकी दर क्या होगी? उसकी दर अनुक्रमानुपाती होगी जो अभिकारक है। अभिकारक ये हैं आपके, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो उसकी दर जो है उस अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। आई बात समझ में? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसकी दर उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है। ये था आपका नियम जो आप पढ़ कर आए थे 11th क्लास में। क्लियर? ये आपको उतारने की आवश्यकता नहीं है, इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपका टॉपिक है 11th क्लास में ही आप पढ़ के आए थे, एक टॉपिक था आपका, आपने पढ़ा था वहां पे, एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। पढ़ी थी आपने? पढ़ी नहीं है। एक थी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और एक होती थी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। एक होती थी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ये होती थी आपकी दो प्रकार की अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो क्या होती थी ये? अनु और उत मीन्स उल्टी, जो उल्टी भी चले और सीधी भी चले, जो आगे भी चले और पीछे भी चले, वो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। जैसे कि आपने देखा है हेबर विधि, जो हम अमोनिया बनाते हैं हेबर विधि से, तो वो होता है N2 जब H2 से रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, तो आपका ये तीर आता है इसमें, ये होता है इसमें तीर, आगे भी है और पीछे भी, बन जाता है NH3। ये आपका बनता है NH3। ठीक है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्योंकि ये अग्र दिशा में भी होती है पूर्ण और पक्ष दिशा में भी पूर्ण होती है। इंसु ये बन जाते हैं और इंसु ये बन जाते हैं। तो ये अग्र और पक्ष
दोनों दिशाओं में पूर्ण होती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इनमें ये चिन्ह आता है आपका, ये चिन्ह इसमें आपका आता है। तो क्या इसकी परिभाषा में लिखता हूं, आप उतार लेना कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या है। वे अभिक्रियाएं जो अग्र, ये अग्र अभिक्रिया है और ये आपकी पक्ष अभिक्रिया है। तो वे अभिक्रियाएं जो अग्र व पक्ष दोनों दिशाओं में पूर्ण होती हैं, दोनों दिशाओं में पूर्ण होती हैं। आगे बस में आप देना उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अग्र दिशा में भी और पक्ष दिशा दोनों दिशाओं में पूर्ण होती है। कोई नोट्स ना करें। तो यहां पर आप देखते हो कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जो केवल एक ही दिशा में पूर्ण होती हैं, वो आपकी कहलाती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे कि बहुत अभिक्रिया आपने देखी है, जैसे आप देख सकते हो H2S है, ये अपघटित होता है, बनाता है H2 प्लस S में सल्फर में, संतुलित कर लेना, संतुलित ही ऑलरेडी। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय है। इसमें ये तीर आता है, ये एक ही दिशा में पूर्ण होती है, इसलिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है बहुत सारी अभिक्रिया, जितनी भी अभिक्रिया अधिकतर आपने देखी सब क्या है आपकी, उसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में पूर्ण होती है। तो इसकी डेफिनेशन है वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में पूर्ण होती हैं, ये केवल एक ही दिशा में पूर्ण होती है, इसलिए ये क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। ये यहां तक आपने 11th क्लास में पढ़ा है। क्लियर। अब देखते हैं हम 12th क्लास के, तो इसे आप नोट्स कीजिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, आपको मैंने बताया था रासायनिक बल गति किसे कहते हैं, बताया मैंने अभी। जो किसी अभिक्रिया के वेग जो होता है, वेग दर गति, उसको कुछ कारक प्रभावित करते हैं। सांद्रण, ताप, ठीक है, उत्प्रेरक, दाब, ठीक है, ये कुछ ऐसे कारक है जो इससे प्रभावित, इसके अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसे ही कहा जाता है रासायनिक बल गति। अब इसमें आपकी जो अभिक्रिया होती है वो 3 टाइप की अभिक्रिया होती हैं। एक तीव्र अभिक्रिया होती है, एक अति तीव्र अभिक्रिया होती है, अति मंद अभिक्रिया होती है, और एक मंद अभिक्रिया होती है। 3 प्रकार की अभिक्रिया होती हैं। तो सबसे पहले तीव्र अभिक्रिया क्या है, तीव्र अभिक्रियाएं क्या है, क्या होती है तीव्र अभिक्रियाएं, जो बहुत तेजी के साथ होती हैं, लगभग 10⁻³ सेकंड में कंप्लीट हो जाती हैं। पलक झपकते ही 10⁻³ सेकंड पलक झपकते ही कंप्लीट हो जाती हैं, उन्हें बोलते हैं तीव्र अभिक्रियाएं। इनमें बंध, जो भी अभिक्रिया अधिकतर होती है ना, बंध टूटते हैं, लेकिन तीव्र अभिक्रिया इतनी तेजी के साथ होती है कि बंध टूटने का टाइम ही नहीं मिल पाता। बंद पड़े थे 11th क्लास में, उन बंधों को टूटने का टाइम ही नहीं मिल पाता, बंद नहीं टूटते, ठीक है। और उनके जब इतनी तेजी के साथ होती हैं तो आप उनके वेग का निर्धारण भी नहीं कर सकते कि कितना वेग है उनका, संभव नहीं है। जैसे आयनिक अभिक्रियाएं, आयनिक देखिए आपने, सुना होगा 10th क्लास में, उदासीनीकरण, अवक्षेपण, वो आपकी आयनिक अभिक्रियाएं हैं। तो वो कौन सी अभिक्रियाएं आपकी, तीव्र अभिक्रियाएं, बहुत तेजी के साथ होती है, उनका वेग का निर्धारण संभव नहीं है, तो वो होती है तीव्र अभिक्रियाएं। नोट्स कीजिए, वे अभिक्रियाएं जो तीव्र गति से होती हैं, तीव्र गति से होती हैं,
तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनके वेग का निर्धारण, इनके वेग का निर्धारण संभव नहीं है। आप इसके वेग का निर्धारण नहीं कर सकते, संभव नहीं है। ये लगभग 10⁻³ सेकंड में पूर्ण होती है, पूर्ण होती है। 10⁻³ सेकंड में पूर्ण होती हैं। और इसमें कोई देखो, कई जो कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो नए पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। इसमें टूटते ही नहीं है, कितने साथ अभिक्रिया होती है। इनमें बंध नहीं टूटते हैं, बंध नहीं टूटते हैं। इनमें बंध आपके टूटते नहीं है, जो बंध है वो ही बंध आपके होते हैं। इसका उदाहरण क्या है, मैं बताया था कि जो अभिक्रिया है, आयनिक अभिक्रियाएं, वो इस अभिक्रिया में आती हैं। तो सभी आयनिक अभिक्रियाएं, सभी आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रिया होती हैं। अभिक्रियाएं होती हैं जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं। जैसे कौन से होते हैं आयनिक? उदासीनीकरण, अवक्षेपण, ये आपके क्या है? जैसे कि उदाहरण दीजिए अब इसका। आपने देखा है, आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया तो पढ़ी है। अम्ल क्षार मिला दो तो अम्ल ले लेते हैं HCl और क्षार ले लेते हैं NaOH। तो क्या बनेगा? क्या पढ़ा था आपने उदासीकरण में? सॉल्ट बनते हैं, लवण और जल। तो ये बन जाएगा आपका जल H2O और लवण बन जाएगा NaCl। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? आपकी तीव्र अभिक्रिया है। इसे हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बहुत तेजी के साथ होती है। जितनी अवक्षेपण क्रियाएं हैं, जितनी आयनिक क्रियाएं हैं, वो सभी आपकी तीव्र अभिक्रिया हैं। आई समझ सभी के। अब नेक्स्ट होती हैं अति मंद अभिक्रियाएं। अति मंद अभिक्रियाएं। अति मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं? अति मीन्स बहुत कम, इतनी देर, इतना टाइम लेती हैं कि हो सके आदमी मर ले। आदमी मर ले। पता कितने वर्ष लग जाए पूर्ण होने में? कुछ पता नहीं, कोई टाइम निश्चित नहीं, कितना टाइम लग जाओ उन्हें पूर्ण होने में। देखा है, गार्टर लगी हुई है, ये लोहे की लगी हुई है। अगर इन पर आप देखते हो जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, अगर यहां पानी और नमी नहीं, पानी और वायु ना आए तो ये 100 साल तक ऐसी रह सकती हैं। रह सकती हैं, 100 साल से ऊपर भी रह सकती हैं। बहुत से पुल बने हुए हैं लोहे के, उन्हें 100 साल से ऊपर हो चुकी हैं। कोई 150 साल तक चल रहा है, उनमें कोई अभिक्रिया। आप जानते हो रासायनिक, लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपने पढ़ा है 10th क्लास में, आपने पढ़ी थी, है ना? रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन पढ़े थे। भौतिक परिवर्तन में आपकी नया पदार्थ बनता है, लेकिन नए पदार्थ से दोबारा पहले वाला पदार्थ बनता है। जैसे कि पानी से बर्फ का बनना और बर्फ से पुनः पानी का बनना, दोबारा बन जाती है ना वही। ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसकी अवस्था चेंज होती है, केवल दोबारा से वही होता है, स्वाद, हर चीज वही होती है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनता है। लोहे में जंग लगता है, जंग अलग होता है, लोहा अलग होता है। क्या फिर आप उस जंग से लोहा बना सकते हो? नहीं।
जो रासायनिक परिवर्तन में एक बार कोई नया पदार्थ बनता फिर उस नए पदार्थ को दोबारा से पहले पदार्थ को बनाना संभव नहीं है, वो रासायनिक परिवर्तन है आपके। ठीक है, वो रासायनिक परिवर्तन है। तो अब लोहे में बताया जंग लगता है तो वर्षों लग जाती है, तो इन्हें अभी अति मंद अभी के बहुत धीरे धीरे होती हैं, वर्षों का टाइम लग जाता है, बहुत अधिक समय लगता है इसमें। ठीक है, तो नोट्स कीजिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में काफी समय कभी कभी वर्षों लग जाते हैं। अति तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये आपकी अति मंद अभिक्रियाएं हैं। इनका भी वेग आप जो है प्रायोगिक वेग निर्धारण नहीं कर सकते इनका आप। ठीक है, इनका भी कोई प्रायोगिक निर्धारण संभव नहीं है। आगे क्लियरेशन में लिखो, इनमें इनके वेग का प्रायोगिक निर्धारण संभव नहीं है। इनका प्रायोगिक निर्धारण संभव नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, आप जानते हो लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। और आप जानते हो, दूसरा उदाहरण देखिए, जल बनाते हो। अब प्रकृति में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और आप जानते हो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलती है तो क्या बनता है? जल। लेकिन उस जल को बनने में अगर कोई उत्प्रेरक ना हो, मैं बताइए, मान लो आप जानते हो H2+O2 मिलते हैं, जल बन जाता है। इसे वर्षों लग सकते हैं बनने में, बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन अगर कोई उत्प्रेरकता बहुत धीरे धीरे होती है, बहुत धीरे धीरे मंद अभिक्रिया है, मैंने अभी बताया था बहुत टाइम लेती है। लेकिन अगर कोई उत्प्रेरक मिला दे तो हो सकता है वो जल्दी हो जाए। तो उत्प्रेरक बताया था अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकते हैं और अभिक्रिया गति को घटा भी सकते हैं। तो ये हमारी होती है अति तीव्र अति मंद अभिक्रिया। और तीसरी होती है मंद, इसे नोट्स कीजिए, तो थर्ड होती है आपकी मंद अभिक्रिया। जो थर्ड है आपकी, वो है आपकी मंद अभिक्रिया। तो मंद अभिक्रिया क्या होती है? मंद अभिक्रिया क्या होती है? ये दोनों के बीच की है, यानी कि इनका वेग तीव्र से कम होगा और अति मंद से इनका वेग अधिक होगा, यानी कि ये दोनों के मध्य की है, बीच की है। तो नोट्स कीजिए, ये अभिक्रियाएं अति तीव्र, या तीव्र लिख देना केवल, तीव्र अभिक्रियाएं व अति मंद अभिक्रियाएं
अभिक्रियाओं के मध्य की होती हैं, अभिक्रियाओं के मध्य की होती है। ये कुछ डेफिनेशन थी इसमें, इनके बीच की होती हैं। ठीक है, जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं हैं, कौन सी है? आणविक अभिक्रियाएं, वो सभी क्या है? हमारी आपकी मंद अभिक्रियाएं हैं। सभी आणविक अभिक्रियाएं, सभी आणविक अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं होती हैं। जो भी आपकी आणविक क्रियाएं हैं वो मंद अभिक्रिया होती है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मैंने दिखाया था H2S, ये टूटता है H2 प्लस सल्फर में, ये आपकी एक मंद अभिक्रियाएं हैं। इनके इसमें क्या होता है? इसमें सुनिए क्या होता है, इसमें बीच की है, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। इसके वेग का निर्धारण संभव है। ठीक है, क्योंकि बंध टूटता है तो इनमें पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंधों का निर्माण होता है, तथा नए बंधों का निर्माण होता है। ये आपकी होती है मंद अभिक्रिया और इसके वेग का निर्धारण संभव है। इसके वेग का निर्धारण संभव है। ये होती है आपकी मंद अभिक्रियाएं। नोट्स कीजिए। तो इन्हें सभी तैयार करें। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? ये ज्यादातर बोर्ड में पूछा जाता है और अभिक्रिया के वेग में एक दो पॉइंट और बन जाते हैं। अभिक्रिया का वेग नियम क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है? वेग स्थिरांक बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पेपर में एक नंबर में वेग स्थिरांक की विमा पूछ लेता, वो सॉरी मात्रक पूछ लेता है। ठीक है ना, कि वेग स्थिरांक क्या है, उसका मात्रक क्या है, और उसमें भी पूछ लेता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। भी मैं आपको कोटि पढ़ाऊंगा, आणविकता पढ़ाई जाएगी। तो अभिक्रिया की कोटि होती है, एक अभिक्रिया की प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो उनके लिए वेग क्या होता है, वेग का व्यंजक क्या होगा, मात्रक क्या होगा? तो वेग, अभिक्रिया का वेग आपने 11th में भी पढ़ा है वैसे। तो क्या होता है अभिक्रिया का वेग? कोई भी अभिक्रिया है, मान लो कोई अभिक्रिया है, A2 आपका B बनता है। प्रारंभ में हमने मान लेते हैं A के जो है वो मोल है आपके A, और स्टार्टिंग में ये कितना है? 0। जब प्रारंभ की बात आती है तो प्रारंभ में कोई अभिक्रिया ही नहीं होती, इसलिए आपका उत्पाद क्या माना जाता है? 0। कोई उत्पाद थोड़ी नहीं बनता उसमें। उत्पाद तब बनता है जब कोई टाइम होता है। अब टाइम आपका 0 है, टाइम क्या है आपका? 0 है, तो अभिकारक भी कुछ नहीं बनेगा, उत्पाद भी कुछ नहीं बनेगा। जब कुछ टाइम होता है, मान लो टाइम आप यूज करते हो t, तो यहां पर आपका जो x बन जाता है, a में से उत्पाद आपका x बनता है, तो यहां क्या बचता है? a माइनस एक्स। तो ये सांद्रण परिवर्तन हुआ है। ये क्या है उसका? सांद्रण परिवर्तन। ये सांद्रण परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अभिकारक में जो अभिकारक का सांद्रण परिवर्तन क्या है? a माइनस एक्स। तो अभिक्रिया का वेग क्या है? अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग,
अभिक्रिया के वेग को हम अभिक्रिया की दर, गति भी बोल सकते हैं। अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर एक ही बात है। अब ये होती क्या है, ये बराबर होती है dx अपॉन dt के। और dx क्या हुआ है, dx है अभिकारकों का सांद्रण परिवर्तन। ये अभिकारकों का सांद्रण परिवर्तन है जो आप यहां देखते हो a माइनस एक्स है। वो मैं भी आपको अभिक्रिया का वेग नियम पढ़ाता हूं तब देखते हो आप। तो यहां से इसकी परिभाषा क्या बनती है, अभिक्रिया के वेग की क्या परिभाषा है। अभिक्रिया के वेग की यहां से आप परिभाषा देखते हो, वह दर, टाइम में अपॉन में दर होती है, वह दर जिस पर अभिकारकों का सांद्रण परिवर्तन होता है समय के साथ साथ, क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो लिखिए, वह दर जिस पर, वह दर जिस पर समय के साथ साथ, समय के साथ साथ अभिकारकों का सांद्रण परिवर्तन होता है, अभिकारकों का सांद्रण परिवर्तन होता है। अभिक्रिया का वेग कहलाता है। वेग कहलाता है। ये होता है अभिक्रिया का वेग, वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारकों का सांद्रण परिवर्तन होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। और फॉर्मूला है dx अपॉन dt। अब यहां से आप देखते हो वेग नियम क्या होता है, तो पहले आप इसे नोट्स कीजिए। तो अभिक्रिया का वेग नियम, वेग नियम क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर प्रारंभ में A कोई अभिकारक है और इससे आपका B बनता है, तो जब प्रारंभ की बात आती है, स्टार्टिंग की बात आती है, तो टाइमिंग क्या होती है, 0, तो उत्पाद क्या बनता है आपका 0। और जब आपकी साम्य अवस्था होती है, यानी कि साम्य अवस्था मतलब कोई टाइमिंग है, तो उस पर मान लेते हैं B जो उत्पाद बनता है वो कितना है, x, उसके x मोल बनते हैं। तो यहां पर कितने बचते हैं, a माइनस एक्स। तो ये मैंने बताया आपका अभिकारकों का क्या है, सांद्रण परिवर्तन है। तो वेग नियम क्या है, वेग नियम है कि जो अभिक्रिया की गति है, दर है, वेग है, उस वेग और अभिकारक की जो सांद्रता है उसके बीच जो संबंध स्थापित करता है उस समीकरण को वेग समीकरण या वेग नियम कहते हैं। तो डेप्थ से नोट्स कीजिए। अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों के बीच संबंध, अभिकारकों के बीच संबंध स्थापित करने वाली समीकरण को वेग समीकरण या वेग नियम कहते हैं, वेग नियम कहते हैं। ये है आपका अभिक्रिया का वेग नियम। तो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, ये ध्यान रखना, अभिक्रिया
का वेग, जिसे हम दर भी बोल देते हैं, आर से शो कर सकते हो या dx अपॉन dt कह सकते हो, ये आपका अभिक्रिया का वेग होता है, ये अभिक्रिया की दर होती है ना, ये बराबर होती है वेग स्थिरांक के गुना अभिकारकों का सांद्रण। क्या होता है? अभिकारकों का सांद्रण, अभिकारकों का सांद्रण, और अभिकारकों के सांद्रण की पावर n, ऐसे ही जो अभिकारक होंगे वो मल्टीप्लाई में आपके लिखे जाते हैं। ये डॉट डॉट आपने लगाया। n क्या होती है? n होती है, अभी पढ़ोगे आगे आप, ये कहलाती है अभिक्रिया की कोटि, इसे कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोटि, क्योंकि चैप्टर जो है पूरा वो अभिक्रिया की कोटि पे ही है, ध्यान रखना, पूरा चैप्टर अभिक्रिया की कोटि पे ही होता है। तो अब यहां पे ये है आपका वेग नियम, यानी कि आप देखते हो यहां पे आता है एक वेग स्थिरांक, यहीं से निकल के आता है वेग स्थिरांक। अब वेग स्थिरांक क्या होता है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता हूं। वेग स्थिरांक क्या होता है? क्या होता है वेग स्थिरांक? आप देखते हो के आपका वेग स्थिरांक है, के क्या हो? वेग स्थिरांक है। मैंने, आप जानते हो कि अभिक्रिया का जो वेग होता है dx अपॉन dt, आप जानते हो जो अभिक्रिया का वेग होता है dx अपॉन dt, वह अनुक्रमानुपाती होता है सांद्रण परिवर्तन के, सांद्रण परिवर्तन के होता है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग सांद्रण परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। जब इस साइन को आप हटाते हो, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते तो कांस्टेंट के रूप में लेते हो k इंटू सांद्रण परिवर्तन। यहां पर सांद्रण परिवर्तन कितना हुआ है आपका? a माइनस एक्स लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हो। k क्या कहलाता है आपका? यही समीकरण लिखी हुई है, यहां पर k कहलाता है आपका वेग स्थिरांक, ये वेग स्थिरांक है। ये होता है वेग स्थिरांक, यानी किसी का भी जो वेग होता है अभिक्रिया का, वो सांद्रण परिवर्तन के अनुपाती है। जितना सांद्रण परिवर्तन अधिक होगा उसका वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया गति उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि अनुक्रमानुपातिक साइन में है। अब आप देखते हो इसकी क्या परिभाषा है, हमें इस वेग स्थिरांक की परिभाषा लिखनी है। तो अगर आप मान लो, ध्यान दो, ये मान लिया जाए कि माना आपका जो a माइनस एक्स है वो आपका इकाई है। क्या है? इकाई, यानी कि जो सांद्रण परिवर्तन है वो इकाई है। तब आपका ये तो 1 हो जाता है, समझो डेफिनेशन बनाओ कैसे परिभाषा, ये आपका 1 होगा। तो उस समय पे k बराबर क्या होता है? dx अपॉन dt, यानी कि अभिक्रिया के वेग को ही क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं। कब? यदि अभिकारकों का सांद्रण परिवर्तन क्या है? इकाई है। देखो, यदि आपका ये इकाई बन जाता है, 1 बन जाता है, तो अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है? वेग स्थिरांक। ये इसकी डेफिनेशन है, ये है इसकी डेफिनेशन। तो नोट्स कीजिए, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के कॉमा अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग ब्रैकेट में dx अपॉन dt के बराबर होता है। ये आप डेफिनेशन आपको लिखनी है, के बराबर होता है। क्लियर? आपने फॉर्मूला के बेस पर डेफिनेशन बनाई है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के जो वेग के बराबर होता है यदि अभिकारकों का
सांद्रण परिवर्तन इकाई हो। यदि अभिकारकों का सांद्रण परिवर्तन कितना है? इकाई। ठीक है, दोबारा देख सकते हो। आपको डेफिनेशन बनाई है किसके बेस पर? फॉर्मूला बेस पर आपने डेफिनेशन बनाई है, तो आप नोट्स कीजिए। तो इसमें जो मेन अब निकल के आता है, ये एक नंबर में पूछा जाता है पेपर में कि वेग, जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, उसकी इकाई यानी कि उसका मात्रक क्या है। तो ये इंपोर्टेंट है, किस प्रकार हम मात्रक निकालते हैं। मैं बताया था कभी कभी पूछ लेता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या है, या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या है, या तृतीय कोटि की अभिक्रिया का वेग का मात्रक क्या है। सबका मात्रक एक ही तरीके से होगा। मैंने अभी बताया था आपको, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो बराबर होता है वेग स्थिरांक इंटू सांद्रण परिवर्तन, अभिकारकों के सांद्रण परिवर्तन की पावर n। ये बताया था मैंने अभी आपको। तो यहां से ये इसके अपॉन में आएगा, तो वेग स्थिरांक के बराबर क्या होता है? वेग अपॉन सांद्रता की पावर n, सांद्रण की पावर n। और आप जानते हो कि जो k का जो मात्रक होता है, क्या होता है k का मात्रक? बताइए। वेग का मात्रक, वेग का मात्रक होता है क्या? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आपका वेग का मात्रक होता है। क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसके बाद आपका जो सांद्रता का मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है क्या? लीटर इनवर्स और मोल लीटर इनवर्स। क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स। ये सांद्रता का है। वैसे भी आपको ध्यान रखना है, ये आपने कहां पढ़े थे? 11th क्लास में। सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स। और वेग का मात्रक होता है ये। अब इसकी पूरी की पावर क्या है आपकी? n। समझना, यहां से सब निकल के आएंगे आपके जितने भी मात्रक है। चाहे कोई सी भी कोटि की अभिक्रिया, भी कोटि पढ़ोगे आप, आनुकता पढ़ोगे, तो k इक्वल, हमें k का मात्रक निकालना है, तो k का मात्रक क्या हुआ यहां पर? ध्यान से देखो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और आप क्या देखते हो? घात घात की मल्टीप्लाई होती है, पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है। तो n की मल्टीप्लाई यहां पे होगी, मोल की पावर क्या बनेगी? n। n की -1 में होगी, लीटर की पावर क्या बनेगी? -n। और आप ये भी जानते हो कि यदि किसी संख्या को हर से अंश में आप ले जाते हो तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो मोल, ये भी मोल है, तो ये ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस की, तो मोल 1, ये ऊपर जाकर हो जाएगी मोल -n, लीटर -1, ये ऊपर जाकर हो जाएंगे लीटर प्लस के n, और सेकंड इनवर्स ये निकल के आती है। तो आप क्या देखते हो? जब बेस इक्वल होते हैं, आधार समान होते हैं, तो घात जुड़ जाती है। तो क्या निकल के आया? बोलिए। मोल 1 - n इंटू लीटर n - 1 इंटू सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये होता है वेग स्थिरांक का मात्रक। बहुत पूछा जाता है पेपर में, अरे बहुत से बच्चों पर निकालना भी नहीं आता है। तो अब ये तो मेन मात्रक है, लेकिन कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि अभिक्रिया का जो वेग है, उस अभिक्रिया के वेग के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? कोटि तो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यहां देख सकते हो कि अगर आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है,
या शून्य कोटि की अभिक्रिया है। मैंने आपको बताया था n क्या है, यहां पर बताया था n क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। जो n है वो अभिक्रिया की कोटि होती है और अभिक्रिया की कोटि पर ही डिपेंड करता है k का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपकी अभिक्रिया है, यदि अभिक्रिया शून्य कोटि की है, अगर अभिक्रिया शून्य कोटि की है तो आपसे पूछता है तब उसके वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, इस k का मात्रक क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, जब आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो शून्य, अभी कोटि पढ़ोगे आप, शून्य कोटि वो होती है जब अभिक्रिया का सांद्रण परिवर्तन 0 हो, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी शून्य कोटि के लिए, 0। n की वैल्यू क्या होगी, 0, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो उस कंडीशन में आपका जो k का मात्रक होगा, वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा वो मोल 1 माइनस n की वैल्यू 0, लीटर n की वैल्यू 0 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। तो क्या निकल के आएगी, मोल लीटर की -1 और सेकंड की -1। और अगर आपकी अभिक्रिया कौन सी है, आपकी अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, प्रथम कोटि की है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यदि आपकी है तो उसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो बोलिए k का मात्रक क्या होगा, इसके लिए k का मात्रक होगा, n की वैल्यू क्या होगी, यहां पे 1। अब यहां 1 पुट कीजिए, मोल 1 माइनस 1, लीटर 1 माइनस 1 और सेकंड -1। तो 1 में से 1 माइनस करोगे 0, किसी की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये 1 है। 1 में से 1 गई 0, लीटर की पावर 0, ये भी 1 है। तो बोलो क्या बचा, केवल सेकंड इनवर्स, जिसे हम प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। इनवर्स को हटाते तो प्रति बन जाता है, बोल सकते हैं प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, सेकंड इनवर्स। लेकिन यदि आपकी अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, द्वितीय कोटि की है, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया अगर आपकी है तो द्वितीय कोटि के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2। ऐसी तृतीय कोटि, ठीक है, के अभिक्रिया के चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया के लिए आपके वेग स्थिरांक के व्यंजक निकल सकते हैं। तो आप देखते हो अब n की वैल्यू 2 है तो यहां पर k का मात्रक क्या होगा, अब आप n के स्थान पर क्या रखोगे, 2। ठीक है, तो क्या आएगा, मोल 1 माइनस 2, लीटर 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो मोल 1 माइनस 2 इनवर्स, लीटर 2 में से 1 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो ये वेग स्थिरांक के मात्रक है, ये आप पे निकालने आने जरूरी है। तो आप इसे नोट्स कीजिए। तो इन्हें सभी तैयार करें और ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।